जो जदयू ने अलग होकर लड़ने का कोशिश किए थे, उसमें जदयू के प्रत्याशी के रूप में मोतिहारी से चुनाव लड़े अनीश कुमार। चुनाव जीतने के लिए अगर विधानसभा स्तरीय अगर हम बात करते हैं तो किसी भी प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए धन की भी जरूरत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। मैं हूं कुमार सागर, मेरे साथ है मेरे साथी और सहयोगी अभिषेक कुमार। और आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और आज हम लोग बिहार विधानसभा में ढाका विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। और अभिषेक जी से हम जानेंगे कि ढाका विधानसभा में इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, क्या ढाका विधानसभा का क्या प्रभाव है पूर्वी चंपारण में, इस पर अभिषेक जी आप बताएं। देखिए, वर्तमान अगर परिस्थिति के पर बात करेंगे तो सामूहिक विवाह से अपनी प्रसिद्धि, अपनी जान पहचान बढ़ाने वाले जिले के अंतर्गत, खासकर मोतिहारी के अंतर्गत पवन जायसवाल जो लगातार विधायक, बीच में फैसल रहमान के द्वारा वो हारे थे, लेकिन जो 20 का जो विधानसभा चुनाव रहा, इसमें फिर से उन्होंने पुनः जीत हासिल की है। लेकिन वर्तमान परिवेश में अगर हम बात करें तो वहां की जो टक्कर है, वहां एक जोरदार टक्कर और दिलचस्प वहां कैंडिडेट के बीच में जो माने अगर चुनाव का है, वहां तो एक बहुत दिलचस्प चुनाव होने जा रहे हैं। पवन जायसवाल है, ये हैं, फैसल रहमान है, ये हैं। और इस जिले का चर्चित तो सीट बनने जा रहा है एआईएमआईएम के द्वारा आने से। जैसे राणा रणजीत सिंह भी, जो शिवहर के पूर्व सांसद दिवंगत सीताराम बाबू के लड़के हैं, जी बिल्कुल, वो भी एक मजबूती से कठिन परिश्रम करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आपने ढाका विधानसभा की बात की है तो ढाका विधानसभा से आपने कहा कि एआईएमआईएम का भी प्रभाव इस पर जरूर है। और वहां से राणा रणजीत सिंह और राणा रणधीर सिंह के भाई भी हैं, चुनाव में एआईएम से उतर चुके हैं। तो देखिए, वहां पर ऐलान भी हो चुका है राणा रणजीत सिंह को सीट को लेकर एआईएमआईएम के द्वारा। तो देखिए, अगर हम बात करें 2005 विधानसभा की, 2 चुनाव हुए थे 2005 में, और वहां से अनीश कुमार सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से दोनों चुनाव में जीते थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनीश बाबू ढाका के उस समय के एक चर्चित चेहरे, या कहीं ना कहीं उसमें हेडलाइन बनते हुए अगर ढाका विधानसभा की बात करें तो अनीश कुमार के चलते वहां दिखाई देता था। चुनाव में भी मतदाता का हिंदू मुस्लिम की एक गोलबंदी भी वहां देखी जाती थी। लेकिन अनीश कुमार एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबरें आती रहती हैं कि कई एक बार से विधायक होने के बावजूद उन्हें मंत्री पद ना मिलना जी इन्हें कहीं ना कहीं उनकी छवि को एक छोटा दिखाने या जैसा उनको लगा, इसलिए वे रुष्ट होकर जब नीतीश जी भाजपा से अलग हुए थे जी, और 2014 का जो लोकसभा चुनाव जो जदयू ने अलग होकर लड़ने का कोशिश किए थे, उसमें जदयू के प्रत्याशी के रूप में मोतिहारी से चुनाव लड़े अनीश कुमार। और मोतिहारी से चुनाव लड़े, वो तीसरे नंबर पर थे जरूर। और उसके बाद से कोई चुनाव अनीश कुमार सिंह नहीं लड़े। जो उनका जो देखिए, चुनाव जीतने के लिए अगर विधानसभा स्तरीय अगर हम बात करते हैं तो किसी भी प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए धन की भी जरूरत होती है। जी बिल्कुल। अब बल का तो अब पहले की तरह चाहे कह लीजिए, अब तो धांधली मन पावर के रूप में तो नहीं होता है। भले वो डिजिटली रूप में होता हो, चाहे संदेह के नजर से देखा जा रहा हो, तो देखा जाना स्वाभाविक है, क्योंकि गणतंत्र में तो आप आलोचना के दृष्टि से हर कार्य को देख सकते हैं। लेकिन अनीश बाबू का चुनाव लोकसभा का लड़ना, हार जाना, उसके बाद फिर विधानसभा में जाना और प्रयास करना चुनाव जीतना, तो देखिए कहीं ना कहीं पार्टी की भी एक बेस होती है, और प्रतिनिधि लगातार कई एक बार जीतते हैं तो वो अपनी जो शक्ति है वो अपनी जीत खुद के दम पर देखने लगते हैं, अब पार्टी को छोटा करने लगते हैं। जिसका उनका अपना
जो भी समझ करिए। अवनीश बाबू यहाँ फेल हुए, अभी न वो बोलिए तो रिटायरमेंट की अवस्था में है और घर बैठ गए। और देखिए, अगर हम 2010 की चुनाव की बात करें तो 2010 विधानसभा के चुनाव में पवन कुमार जायसवाल जी निर्दलीय चुनाव जीते थे और नीतीश कुमार को उस समय लहर था उसके बावजूद भी, और निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पवन जायसवाल को जहां तक हमारी समझ है, पवन जायसवाल एक शिक्षक के पुत्र हैं, उनके पिताजी शिक्षक थे। हाल फिलहाल में उनके पिताजी की मृत्यु हुई है। तो और वो ये पेशे से भी ही पहले से ठेकेदारी या अन्य कार्य करते थे, लेकिन सामूहिक विवाह नहीं। आप भी देखे होइएगा पहले, आज तो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से तो लोग देख ही रहे हैं। पहले हम लोग या जैसे वहां के उस जिले के विधानसभा के लोग का कहना है, बड़े बड़े होल्डर, बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से पवन जायसवाल जी अपना प्रचार भी किया करते थे कि हमने इतना सामूहिक विवाह किया। और जैसा यह देखने और समझने को मिलता है तो पूरे भारत के अंदर पवन जायसवाल का नाम एक अग्रगणी सूची में आता है। उनका नाम कि वो सामूहिक विवाह, गरीब लड़कियों का विभिन्न तरह के उपहार स्वरूप सामान को देना, अच्छे ढंग से शादी विवाह की व्यवस्था करना, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले, हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम, क्रिश्चियंस हो तो क्रिश्चियंस, या बौद्धिस्ट मॉन्क हो तो वो अन्य अन्य के धर्म को पालन करते हुए उनका सामूहिक विवाह जो पवन जायसवाल जी के द्वारा शुरू किया, यह बहुत उनकी लोकप्रियता बढ़ाया, जिसके चलते हुए नीतीश जी के सुशासन बाबू करा दी जी। और उस समय तो नीतीश बाबू का जलवा था, जी, और उस समय निर्दलीय जीत जाना ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और हम बात करें 2015 विधानसभा के चुनाव में, उस समय नीतीश कुमार जी और आरजेडी का गठबंधन होता है और उस चुनाव में चुनाव जीतते हैं फैसल रहमान, और उस चुनाव में फैसल रहमान चुनाव जीत जाते हैं और आरजेडी के खाते में सीट चली जाती है। और जो अगर हम बात करें ढाका विधानसभा की, तो ढाका ही नहीं, बहुत सी सीट आरजेडी को मिली थी 2015 के विधानसभा चुनाव में, तो उस समय एनडीए की हार हो गया था, तो वहाँ से फैसल रहमान जीतते हैं। तो क्या अगर हम बात करें 2020 की चुनाव में, तो 2020 के चुनाव में फिर से वहाँ पर पवन कुमार जायसवाल जी चुनाव जीत जाते हैं और बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ती है। तो एक तरफ से देखा जाए, जब भी बीजेपी और जेडीयू जिस पार्टी के साथ जाती है, अक्सर ज्यादातर उसी पार्टी ने चुनाव जीती हुई है ढाका विधानसभा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आप फैसल रहमान की बात करते हैं, तो फैसल रहमान ढाका विधानसभा से कई एक बार विधायक रहे हैं, और उनके पिताजी मोतियूर रहमान, मोतियूर रहमान आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं में से उन, और वो विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे जी। और उन्हीं के सुपुत्र हैं फैसल रहमान साहब। तो पवन जायसवाल की जहां तक छवि है जी, तो पवन जायसवाल की एक छवि आप सनातनी कहिए, राष्ट्रवादी कहिए, जो एक भाजपा का जो एक पूर्व लाइन है जी, उस लाइन को निर्वहन करते हुए पवन जायसवाल जी ढाका के अंतर्गत काम कर रहे हैं जी। और फैसल रहमान वो जिस समाज से आते हैं, वहां ढाका विधानसभा में उनकी अपनी समाज का मतदाता जो वोटर है वो एक बहुत बड़ी तादाद में है, जिनका लाभ वो मिलते रहा है। और पवन जायसवाल जी भाजपा की रणनीति को अपनाते हुए और खुद का उनका अपना व्यक्तित्व भी है उस विधानसभा में, तो इसका लाभ वो लेते आते रहे। और मोदी और नीतीश जी का जो भी एक लहर आता है उसका भी वो लाभ उठाते हुए दिखते रहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 2020 की और 2025 की विधानसभा की अगर हम बात करें, तो इस चुनाव में अगर हम बात करें तो ये आपने बताया आईएमआईएम से राणा रणजीत सिंह चुनाव में उतर चुके हैं, उनके सीट का भी ऐलान असदुद्दीन ओवैसी जी के द्वारा किया जा चुका है। अगर हम बात करें तो क्या ये आईएमआईएम का प्रभाव रहेगा ढाका विधानसभा में 2025 के चुनाव में, और यहाँ पर क्या फैसल रहमान के लिए कुछ मुश्किल हो सकता है? देखिए, इसको थोड़ा सा विस्तृत ढंग से समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, हो क्या रहा है, बिहार में मुस्लिम आबादी 70% है, 17% और यादव की आबादी 14% है। तब वरिष्ठ ओवैसी साहब जो हैदराबाद के सांसद हैं,
जो AIMIM, जो उनकी एक अपनी पार्टी है, और वो अपनी पार्टी को पूरे भारत के अंदर विस्तार करना, संख्यक समुदाय के एक रहनुमा कहिए, एक प्रतिनिधित्वकार कहिए, वो सामने आ रहा है। ओवैसी साहब द्वारा उठाने जाने वाली जो भी सवाल है वो जायज है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज का शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और अन्य अन्य क्षेत्रों में जो लाभ मिलना चाहिए था उसका अभाव रहा है। और ओवैसी साहब का यह भी कहना है कि बिहार जैसे राज्यों में जहां हमारी आबादी 17% है, वहां हम भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं, बनेंगे। मुसलमान क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हम मुख्यमंत्री भी बनाइए, हमें हमें कम से कम गठबंधन में भी शामिल कीजिए। और महागठबंधन की जो कोर वोटर है वो नहीं चाहते हैं कि हैदराबाद वाले भाईजान आए और अपना टिकड़म फिट करें और हम लोगों के लिए सरकार कटे बने। तो जहां तक आपने बात की है ढाका विधानसभा क्षेत्र, तो ढाका विधानसभा क्षेत्र जो राणा रंजीत सिंह है, एक राजपूत समुदाय से आते हैं, उनके बड़े भाई राणा रणधीर सिंह जो भाजपा के विधायक हैं मधुबन से, और कई एक बार मंत्री भी रहे। तो एक बात हम कहना चाहेंगे, ढाका में जैसे हुआ है, तो ढाका में भी राजपूतों का अच्छा खासा प्रभाव है। तो उस मुसलमान वो राजपूत सही अल्पसंख्यक वोट को अपने आप पाले में कर पा राणा रंजीत वरिष्ठ साहब का एक मजबूत संवाहक या वाहक बिहार के अंदर तो बनते हुए दिख रहे हैं। और ढाका विधानसभा को एक दिलचस्प चुनाव में बदलने का काम जो AIMIM ने किया है, उसमें राणा रंजीत का एक अहम योगदान है। देखिए, और अपने AIMIM की बात की तो अगर हम जन स्वराज की बात ना करें तो कहीं से जरूर। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने मूवमेंट बना दिया है बिहार चुनाव को लेकर, जो एक मजबूती से उभरते हुए दिख रहे हैं बिहार में, और 243 सीटों पर उनकी पार्टी ने लड़ने का ऐलान कर दिया, तो उसमें ढाका विधानसभा भी होगा। तो देखना होगा कि ढाका से जन स्वराज से कैंडिडेट कौन होता है, और क्या जन स्वराज भी ढाका विधानसभा में बड़ा उलटफेर कर सकती है। देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा चेहरा देखने को नहीं मिल पा रहा है, कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है। हाँ, कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है, और जन स्वराज अभी तक कैंडिडेट कहीं का निश्चित की भी नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन अभी तक तो मेरे ख्याल से ढाका विधानसभा के अंतर्गत कोई तो चेहरा जन स्वराज से दिख नहीं रहा है जो खलबली पैदा कर दिया हो, सुगबुगाहट पैदा कर दिया हो ऐसे। लेकिन बिहार के संदर्भ में प्रशांत किशोर जी ने जैसे सवालों को उठाया है, और उन पर सवालों के जवाब जो पक्ष या विपक्ष के द्वारा दी जानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उससे नेता बचते हुए आ रहे हैं, बचते हुए आ रहे हैं। तो सही है कि अगर हम ढाका के संदर्भ में बात करें तो वहां जन स्वराज को कैंडिडेट के रूप में आना ये और दिलचस्प बढ़ा देने वाली बातें होंगी। देखिए, अगर हम बात करें बिहार विधानसभा की, ढाका एक चर्चित सीट है, जो सबकी नजरें भी रहती है, और यहाँ से AIMIM भी चुनाव में उतर चुकी है, जन स्वराज भी चुनाव में उतरेगी, और बीजेपी भी एक अच्छी मजबूत स्थिति में ढाका में है। फैसल रामा जी RJD से हैं, तो एक बहुत चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अभिषेक जी आपने बहुत अच्छे से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप द यूथ वॉइस 24 पर इसी तरह के खबरों के लिए देखने के लिए द यूथ वॉइस 24 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर द यूथ वॉइस 24 देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।